नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 23 अप्रैल 2024 सुबह के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करें और बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। समाचार नंबर 1। चुनावी जंग में उतरी 4 महिलाएं, 2 जीती। मंडी लोकसभा चुनाव में 1951 से 2021 तक हालांकि 4 महिलाओं ने राजनीतिक किस्मत आजमाने के लिए चुनावी जंग में उतरी, लेकिन 2 महिलाएं तो चुनावी रण में उतरकर चुनाव जीत गईं, परंतु 2 महिला प्रत्याशी टक्कर तक भी नहीं पहुंच पाईं। 1951 में पहला चुनाव हुआ था। इसमें अमृत कौर प्रत्याशी उतरी थीं और जीत गई थीं। फिर 1962 में अंबिका कुमारी उतरी और हारी। वहीं 1998 में प्रतिभा सिंह चुनावी दंगल में उतरी थी, लेकिन चुनाव हार गईं। 2004 प्रतिभा सिंह ने चुनाव जीता। 2013 का उपचुनाव प्रतिभा सिंह ने जीता। 2014 के चुनाव में प्रतिभा सिंह हारी। 2021 के उपचुनाव में प्रतिभा सिंह ने जीत दर्ज की। इस चुनाव में अंबिका श्याम भी हार गईं। सांसद प्रतिभा सिंह ने पुरुष प्रत्याशियों को 3 बार पछाड़ा और चुनावी दंगल जीतने में कामयाबी हासिल की। 2004 के मंडी क्षेत्र के लोस चुनाव में 5 प्रत्याशी चुनावी रण में कूदे थे। यहां पर प्रतिभा सिंह ने 4 पुरुष प्रत्याशियों को हरा डाला था। पूर्व सांसद महेश्वर सिंह भी इस चुनाव में प्रतिभा सिंह से हार गए थे। यहां पर प्रतिभा सिंह के साथ महेश्वर सिंह, मोहन लाल साहनी, शाह मोहम्मद और कश्मीर सिंह गुलेरिया चुनावी जंग में उतरे थे, लेकिन सब महिला प्रत्याशी से हार गए। वहीं 2013 के लोकसभा उपचुनाव में प्रतिभा सिंह के साथ 3 पुरुष चुनावी दंगल में उतरे थे, लेकिन तीनों हार गए। यहां पर जयराम ठाकुर, सुभाष मोहन स्नेही और लवन ठाकुर चुनावी रण में उतरे थे, तीनों हार गए। 2021 के उपचुनाव में प्रतिभा सिंह फिर चुनावी दंगल में उतरी और जीत गईं। एचडीएम क्षेत्र से 5वीं महिला प्रत्याशी हैं कंगना रनौत। 2024 में अब महिला प्रत्याशी कंगना रनौत चुनावी दंगल में हैं। यह मंडी संसदीय क्षेत्र के लोकसभा चुनाव के इतिहास में 5वीं महिला प्रत्याशी हैं। पहला ही चुनाव महिला के नाम। मंडी संसदीय क्षेत्र के लोकसभा चुनाव की बात करें तो महिला प्रत्याशी अमृत कौर ने 1951 में पहला चुनाव जीता था। इनके साथ 6 अन्य पुरुष प्रत्याशी चुनाव टक्कर में उतरे थे, लेकिन सब अमृत कौर से पराजित हुए थे। 2014 से 1998 में हारी प्रतिभा। 2014 में कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह भाजपा के प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा ने हारी थीं। साथ ही 1998 में प्रतिभा सिंह भाजपा प्रत्याशी महेश्वर सिंह से भी हारी थीं। अंबिका कुमारी नहीं जीत पाईं। अमृत कौर के बाद हालांकि 1962 के चुनाव अंबिका कुमारी ने भी राजनीतिक किस्मत आजमाने के लिए मंडी संसदीय क्षेत्र के लोकसभा चुनाव के दंगल कूदने का प्रयास किया था, लेकिन जीत नहीं पाई। इस चुनाव में अंबिका कुमारी ने 20,600 मत लिए थे। कांग्रेस प्रत्याशी ने 45,850 मत लिए थे। समाचार नंबर 2। बर्थ सर्टिफिकेट के लिए मांगी 1,200 रुपए रिश्वत। विजिलेंस ने बद्दी में एक पंचायत के सचिव को 1,200 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ दबोचा है। आरोपी पंचायत सचिव ने जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। सोमवार दोपहर बाद जैसे ही सचिव ने रिश्वत के पैसे पकड़े, विजिलेंस की टीम ने उसे धर दबोचा। विजिलेंस ने पंचायत सचिव के खिलाफ भ्रष्टाचार रोधी कानून के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक पंचायत सचिव को विजिलेंस की बद्दी टीम ने 1,200 रुपए की रिश्वत मांगने और स्वीकार करते हुए गिरफ्तार किया।
शिकायतकर्ता से पंचायत सचिव ने जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। इस पर पीड़ित ने विजिलेंस से संपर्क किया, जिसके बाद विजिलेंस ने जाल बिछाया और आरोपी को कार्यालय में रिश्वत लेते रंगे हाथ धर दबोचा। एसपी विजिलेंस अंजुम आरा ने पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी सचिव के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम संशोधित 2018 की धारा 7 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा एसआई टाहलीवाल। विजिलेंस द्वारा गिरफ्तार 3000 रुपए रिश्वत लेते पकड़े एएसआई को अदालत में पेश कर 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। विजिलेंस मामले की गहनता से कार्रवाई में जुटी हुई है। बताते चले कि हरोली थाना में कार्यरत एक एएसआई 3000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धरा गया था। इस संबंध में अंकित कुमार निवासी भदसाली ने विजिलेंस के पास शिकायत दी थी, जिस पर विजिलेंस टीम ने जाल बिछाकर एएसआई को रिश्वत लेते हुए दबोच लिया था। डीएसपी विजिलेंस कुलविंदर राणा ने बताया कि रिश्वत मामले में गिरफ्तार एएसआई को अदालत में पेश कर 3 दिन के रिमांड पर लिया गया है। समाचार नंबर 3। कांगड़ा के कारोबारी से ठगे 12.25 लाख रुपए। प्रदेश के जिला कांगड़ा के एक कारोबारी युवा ने सोशल मीडिया में टेलीग्राम में मात्र वीडियो लाइक करने के नाम पर पैसे डबल कमाने के चक्कर में अपने 12.25 लाख रुपए गवा दिए। कांगड़ा के युवक को शातिरों ने टेलीग्राम में ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के झांसे में लेकर 12,23,135 रुपए का चूना लगाया है। इसके बाद युवक ने साइबर ठगी का एहसास होने पर नॉर्थ जोन साइबर थाना धर्मशाला में पहुंचकर मामला दर्ज करवाया है। साइबर अपराधियों की ओर से लगातार अलग अलग तरीकों से लोगों को पैसा डबल करने का झांसा देकर हर माह दर्जनों मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें लाखों रुपए की ठगी की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार कांगड़ा के एक युवक को सोशल मीडिया के माध्यम से टेलीग्राम में इन्वेस्टमेंट व ट्रेडिंग को लेकर शातिरों ने झांसे में लिया। इसके बाद युवक को वीडियो लाइक करने का कार्य दिया गया, जिसमें उसके अकाउंट में नाम मात्र की राशि का लाभ भी प्रदान किया गया। इसके चलते युवा ने लालच में आकर 22 विभिन्न ट्रांजैक्शन के माध्यम से 12,23,135 रुपए की राशि साइबर अपराधियों के खातों में डाल दी। इसके बाद युवा को जब उसके साथ ठगी का एहसास हुआ तो नॉर्थ जोन पुलिस थाना में पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई है। गौरतलब है कि अप्रैल माह की 22 तारीख तक ही 3 साइबर ठगी के बड़े मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा दर्जनों छोटे मामले भी साइबर थाना व संबंधित पुलिस थानों के पास दर्ज किए गए हैं। साइबर थाना में ही टेलीग्राम से चंबा के युवक को 8.5 लाख व अबह ऊना के व्यक्ति को 9 लाख रुपए का चूना लग चुना है। अब कांगड़ा के युवक से 1.25 लाख रुपए की बड़ी ठगी हुई है। उधर नॉर्थ जोन साइबर थाना धर्मशाला के एएसपी प्रवीण धीमान ने बताया कि इस संबंध में मामला दर्ज कर छानबीन की जा रही है। अकाउंट को फ्रीज करने के साथ ही शातिरों का पता लगाने का भी प्रयास किया जा रहा है। समाचार नंबर 4। सीपीएस की नियुक्तियों को चुनौती पर आज भी सुनवाई। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में सीपीएस की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर चल रही सुनवाई मंगलवार को भी जारी रहेगी। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ के समक्ष सोमवार को दोपहर बाद इन मामलों पर सुनवाई शुरू हुई। पक्षकारों की ओर से बहस सुनने के पश्चात मामले को आगामी बहस के लिए 23 अप्रैल को रखा गया है। 2 अप्रैल को कोर्ट ने अगली तारीख निर्धारित करते हुए स्पष्ट किया था कि आगामी तारीख से इस मामले पर सुनवाई डे टू डे आधार पर पूरी होगी। कोर्ट ने सभी सीपीएस को मंत्रियों वाली सुविधाएं लेने और मंत्रियों वाले कार्य करने पर रोक लगा रखी है। समाचार नंबर 5। 6 जिलों में आबकारी विभाग के छापे। आबकारी विभाग ने 6 जिलों में दबिश अभियान चलाकर भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। इनमें शिमला, चंबा,
कांगड़ा, हमीरपुर, कुल्लू और बद्दी में 6,805 लीटर शराब और लाहन बरामद की है। राज्य कर और आबकारी आयुक्त डा यूनुस ने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से विभाग ने गठित 59 टीमों ने सीमावर्ती क्षेत्रों और प्रदेश के भीतर अवैध शराब का कारोबार करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की है। विभाग की जिला चंबा की टीम ने तीसा क्षेत्र के दुर्गम इलाकों कुड्डी और तरेला में 2,550 लीटर लाहन जब्त कर नष्ट की है। चंबा जिला की टीम ने तीसा क्षेत्र के कठिन इलाकों कुथला, डुमास और झन्नास में लगभग 3,300 लाहन बरामद कर नष्ट की है। राजस्व जिला नूरपुर की टीम ने पुराना गंगत क्षेत्र में 1,500 लीटर लाहन बरामद की। जिला हमीरपुर की टीम ने भी एक घर की तलाशी के दौरान 86 बॉक्स 1,032 बोतलें शराब बिना दस्तावेजों के बरामद की और हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम 2011 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज की। जिला शिमला, मंडी और कुल्लू की टीमों ने इस सप्ताह क्रमशः 515, 191 और 141 लीटर अवैध शराब जब्त की है। पामवटा साहिब के साथ लगते टोका खारा जंगल में लगभग 16,000 लीटर लाहन हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम 2011 के अंतर्गत जब्त व नष्ट की थी। आबकारी आयुक्त ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के मद्देनजर किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को रोकने के लिए विभाग सीमावर्ती राज्यों के आबकारी अधिकारियों और पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर अवैध शराब के कारोबार में लिप्त लोगों पर नियमानुसार कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया है कि टोल फ्री नंबर 1800180806 दूरभाष नंबर 017726200426 और व्हाट्सएप नंबर 94,183 से 31,426 पर जानकारी साझा करें ताकि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। प्रवर्तन एजेंसियों ने पकड़ी 25 लाख नकदी, 3.25 लाख के गहने। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस और अन्य विभागों द्वारा 8.40 करोड़ रुपए की अवैध शराब, नकदी व आभूषण जब्त किए हैं। यह जानकारी आज यहां निर्वाचन विभाग के प्रवक्ता ने दी। राज्य आबकारी एवं कराधान और पुलिस विभागों ने 5.80 करोड़ रुपए मूल्य की 3,96655 लीटर शराब जब्त की है। प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस विभाग ने अब तक 74.63 लाख रुपए की 37 किलोग्राम चरस, 1.08 करोड़ रुपए कीमत की 1.55 किलोग्राम हेरोइन तथा 25 लाख रुपए की नकदी भी जब्त की है। अब तक लगभग 3.35 लाख रुपए के सोने व चांदी के आभूषण भी जब्त किए जा चुके हैं। समाचार नंबर 6। ऊना हरिद्वार सहित 6 रेल सेवाएं रद्द। किसान आंदोलन के चलते 23 अप्रैल को ऊना हरिद्वार सहित 6 रेल सेवाएं रद्द कर दी गई है। 20 अप्रैल से लगातार रेल सेवाएं प्रभावित हुई है। हालांकि रेलवे ने जनशताब्दी ट्रेन 23 अप्रैल को चलाने का निर्णय लिया है, लेकिन ऊना हरिद्वार, अंबाला कैंटम बंदौरा, दौलतपुर चौक अंबाला कैंट रेल सेवाएं रद्द रहेंगी। रेल सेवाएं प्रभावित होने से यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारी संख्या में ऊना व अन्य स्थानों के लोग रेल के माध्यम से सफर करते हैं। किसान आंदोलन के चलते रद्द हुई रेल सेवाओं के कारण लोगों को भारी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। लोगों को मजबूरन बस या अन्य साधनों से सफर करना पड़ रहा है। रेल सेवाएं रद्द होने के बाबत रेलवे ने अधिसूचना जारी कर दी है। रेलवे द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार रेल संख्या 4501 हरिद्वार ऊना पैसेंजर ट्रेन संख्या 4502 ऊना हरिद्वार, रेल संख्या 4593 अंबाला कैंट बंदौरा, रेल संख्या 4594 बंदौरा अंबाला कैंट,
रेल संख्या 6997 दौलतपुर चौक अम्बाला कैंट तथा रेल संख्या 6998 अम्बाला कैंट दौलतपुर चौक 23 अप्रैल को आवागम नहीं करेगी। हरियाणा पंजाब शंभू बॉर्डर पर किसानों द्वारा किए जा रहे उग्र आंदोलन के कारण ऊना से चल रही रेल सेवाएं लगातार 4 दिन से प्रभावित हो रही है। इससे पहले जनशताब्दी सहित तीनों पैसेंजर ट्रेन 20 अप्रैल से 22 अप्रैल तक भी रद्द रही। 23 अप्रैल को जनशताब्दी ट्रेन के ऊना रेलवे स्टेशन से सुबह 5:05 बजे चलने की पूरी संभावनाएं हैं, लेकिन रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए 3 पैसेंजर ट्रेन 23 अप्रैल को भी रद्द करने का निर्णय लिया है। 3 दिन बाद आज लोगों को मिलेगी सुविधा। लगातार 3 दिन रद्द रहने के बाद 23 अप्रैल मंगलवार को जनशताब्दी ट्रेन ऊना से दिल्ली के लिए रवाना होगी। ऊना रेलवे स्टेशन से सुबह 5:05 पर रेल चलेगी, जो 11:55 पर दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचती है। दिल्ली से 2:30 बजे चलकर रात 9:20 पर ऊना रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। समाचार नंबर 7। इस बार पहले नहीं मिलेंगे पोस्टल बैलेट। लोकसभा चुनावों के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आवश्यक सेवाओं में तैनात कर्मियों को इस बार पहले से पोस्टल बैलेट नहीं मिलेंगे। मतदान से कुछ दिन पहले सुविधा केंद्र में जाकर कर्मचारियों को वोट देना होगा। चुनाव आयोग ने हर विधानसभा क्षेत्र में एआरओ की अध्यक्षता में ऐसे सुविधा केंद्र बनाने के निर्देश दिए हैं। यह सुविधा केंद्र 3 दिनों तक स्थापित रहेंगे, जहां कर्मचारी वीडियोग्राफी और संबंधित राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट की मौजूदगी में अपना वोट मत पेटी में डालेंगे। इसके बाद पूरी निगरानी में इन पोस्टल बैलेट को संबंधित विस क्षेत्र के एआरओ तक पहुंचाया जाएगा। उधर इस बार चुनाव आयोग ने आवश्यक सेवाओं में तैनात कर्मियों की श्रेणी में भी बढ़ोतरी की है। ये कर्मचारी अनुपस्थित मतदाताओं के रूप में डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने के लिए पात्र होंगे। इस सुविधा के लिए आवश्यक सेवाओं में तैनात व्यक्तियों को नोडल अधिकारियों द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक होगा कि मतदान के दिन वे ड्यूटी पर तैनात हैं। उन्हें संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी को फॉर्म 12D जमा करवाना होगा। इसके बाद एआरओ द्वारा इन्हें कर्मचारी की संबंधित विस क्षेत्र के एआरओ को भेजा जाएगा। वहां से सत्यापन होने के बाद कर्मचारी अपने जिला में सुविधा केंद्र में जाकर वोट दे सकेंगे। इस संबंध में सोमवार को एडीएम मंडी की अध्यक्षता में एक आवश्यक बैठक भी आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि पहली मर्तबा आवश्यक सेवाओं के तहत चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ और एम्बुलेंस सेवाएं, अग्निशमन कर्मचारी, लंबे रूटों पर तैनात चालक और परिचालक, दुग्ध प्रसंग और सहकारी समितियों के दूध आपूर्ति सेवा में तैनात कर्मचारी, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत मीडिया कर्मी, पंप ऑपरेटर और टर्नर, इलेक्ट्रीशियन और लाइनमैन संग आवश्यक सेवा पर तैनात जेल कर्मचारियों को शामिल किया गया है। एडीएम ने कहा कि आवश्यक सेवाओं में तैनात सभी व्यक्ति जिन्होंने डाक मतपत्र श्रेणी के लिए आवेदन किया है, उन्हें फॉर्म पर हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर लिखना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि उन्हें पोस्टल बैलेट सेंटर पीबीसी स्थल के पूरे पते, तिथि और समय के बारे में एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा। जब मतदाता का आवेदन स्वीकृत हो जाता है और किसी कारणवश वह पीबीसी में मतदान के लिए उपस्थित नहीं हो पाता है, तो वह कहीं पर भी मतदान नहीं कर सकता है। समाचार नंबर 8। अनुराग बोले, कांग्रेस ने प्रताड़ित किए बाबा साहेब। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस जाति, धर्म, क्षेत्र और भाषा के नाम पर वोट मांगती है। भारतीय जनता पार्टी विकास, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के ऊपर वोट मांगती है। कांग्रेस की संस्कृति तोड़े की है, जबकि हमारी संस्कृति जोड़े की है। कांग्रेस ने न सिर्फ बाबा साहेब को प्रताड़ित व अपमानित किया, बल्कि उन्हें राजनीतिक रूप से खत्म करने का काम किया।
अनुराग ठाकुर ने ये शब्द अपने हिमाचल प्रवास के दौरान कहे। अनुराग ठाकुर सोमवार को सर्वप्रथम देहरा विधानसभा के कांगड़ में एससी सम्मेलन में सम्मिलित हुए और उसके पश्चात भोरंज विधानसभा के जाहू और घुमारवीं, बिलासपुर में स्थानीय कार्यक्रमों में जनसभाओं को संबोधित किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज हिमाचल प्रदेश के लोग कांग्रेस की वादा खिलाफी से आक्रोशित है। जनता का गुस्सा उनके विधायकों द्वारा पार्टी छोड़े से सामने आ गया। अब जहां 1 और 4 जून को देश में पूर्ण बहुमत की मोदी सरकार बनेगी, वहीं हिमाचल प्रदेश में भी भाजपा सरकार बनेगी और हमारा प्रदेश डबल इंजन की रफ्तार से विकास करेगा। कांग्रेस द्वारा जातिगत जनगणना के वादे को लेकर अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने अपने 60 वर्षों के शासन में गरीबों और वंचितों के लिए कुछ नहीं किया। 10 वर्षों में 6,800 किलोमीटर बॉर्डर सड़कें बनाई हैं। आज हमारी सेना सशक्त है और बॉर्डर सुरक्षित है। समाचार नंबर 9। भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में चला जाता है मोदी मैजिक। अर्की में गत 2 चुनावों में विधानसभा चुनाव व एक उपचुनाव में जहां कांग्रेस का वर्चस्व रहा है, वहीं लोकसभा के पिछले दोनों चुनावों में मोदी मैजिक के चलते कांग्रेस पूरी तरह घुटने टेक देती है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को यहां की जनता निर्वाचित करके भेज रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव में लगभग 35 से 60% मतदाता कांग्रेस की विचारधारा से छिटककर भाजपा की झोली में चले जाते हैं। यह आंकड़ा गत 2 लोकसभा व विधानसभा चुनाव के तुलनात्मक अध्ययन से परिलक्षित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में चला जाता है। गत 2 लोकसभा चुनाव पर गौर करें तो वर्ष 2014 में शिमला संसदीय सीट पर भाजपा प्रत्याशी प्रो वीरेंद्र कश्यप को 3,85,973 मत प्राप्त हुए, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी मोहन लाल ब्राक्टा को 3,01,786 मत मिले। इस लोकसभा चुनाव में अर्की विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी को 26,244 मत व कांग्रेसी उम्मीदवार के पक्ष में 17,395 मत ही पड़े। इसके विपरीत वर्ष 2017 में जब विधानसभा चुनाव आए तो उसमें कांग्रेस का पलड़ा भारी हो गया तथा पार्टी के उम्मीदवार पूर्व मुख्यमंत्री स्व वीरभद्र सिंह को 34,999 व भाजपा प्रत्याशी रतन पाल को 28,448 मत मिले। उसके बाद वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी मैजिक का जबरदस्त प्रभाव रहा तथा शिमला संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता डा धनीराम शांडिल को 3,27,515 मतों के भारी अंतर से करारी पराजय का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप को 6,06,183 मत व कांग्रेस के डा धनीराम शांडिल को कुल 2,78,668 मत प्राप्त हुए। इस तरह अर्की निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा चुनाव 2019 में जहां भाजपा प्रत्याशी को 46,453 मत व कांग्रेस के पक्ष में सिर्फ 16,999 वोट ही पड़े, लेकिन विधानसभा चुनाव में अर्की में पहले उपचुनाव व बाद में 2022 के चुनाव में कांग्रेस का फिर पलड़ा भारी हो गया तथा कांग्रेस के प्रत्याशी संजय अवस्थी को 30,897 और भाजपा प्रत्याशी गोविंद राम शर्मा को 13,444 मतों से ही संतोष करना पड़ा। कुल मिलाकर अर्की निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 3 विधानसभा, 2 मुख्य व एक चुनावों में कांग्रेस का जहां पलड़ा भारी रहता है, वहीं लोकसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में एक तरफा मुकाबला चला जाता है। समाचार नंबर 10। शिक्षा सचिव को हाई कोर्ट का नोटिस। प्रदेश हाई कोर्ट ने संशोधित वेतनमान के अनुसार ग्रेच्युटी की बकाया राशि जारी न करने पर शिक्षा सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस मामले में पहले हाई कोर्ट ने उच्च शिक्षा निदेशक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने शिक्षा सचिव को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अदालती आदेशों की अवमानना का मुकदमा चलाया जाए। मामले की सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में हाई कोर्ट के आदेशों की अनुपालना करने का दायित्व अकेले उच्च शिक्षा निदेशक पर ही नहीं, बल्कि शिक्षा सचिव पर भी है। इस पर कोर्ट ने शिक्षा सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने प्रार्थियों को संशोधित वेतनमान के आधार पर ग्रेच्युटी जारी करने के आदेश दिए थे। 4 जनवरी 2024 को हाई कोर्ट ने उच्च शिक्षा निदेशक की उपस्थिति में आदेश जारी किए थे कि 15 मार्च तक प्रार्थियों के सेवानिवृत्ति लाभ जारी कर दिए जाए। इसके बावजूद शिक्षा विभाग ने याचिकाकर्ता गजराज ठाकुर और अन्य प्रार्थियों को संशोधित वेतनमान के आधार पर संशोधित ग्रेच्युटी की बकाया राशि जारी नहीं की। कोर्ट ने कहा कि 31 दिसंबर 2020 और 31 जनवरी 2017 को सेवानिवृत्त होने वाले प्रार्थियों को कोर्ट के स्पष्ट आदेशों के बावजूद संशोधित ग्रेच्युटी की बकाया राशि जारी नहीं की गई। कोर्ट ने 15 मार्च को अपने 4 जनवरी के आदेशों की अनुपालना 20 मार्च तक करने के आदेश दिए। 20 मार्च को शिक्षा विभाग ने कोर्ट से अगले वित्तीय वर्ष में प्रार्थियों की बकाया राशि चुकाने की मोहलत मांगी, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार करते हुए आदेश दिए थे कि यदि प्रार्थियों की संशोधित ग्रेच्युटी की बकाया राशि 18 अप्रैल तक जारी न हुई तो वह कोर्ट में स्पष्टीकरण दे। 29 अप्रैल को होगी सुनवाई। मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में उच्च शिक्षा निदेशक उपस्थित हुए। कोर्ट ने प्रार्थियों की बकाया राशि जारी न करने को प्रथम दृष्टया अपने आदेशों की अवहेलना का मामला पाया। अतः अपने स्पष्ट आदेशों के बावजूद प्रार्थियों को बकाया राशि जारी न करने पर कोर्ट ने शिक्षा सचिव के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया। मामले पर सुनवाई 29 अप्रैल को निर्धारित की गई है। समाचार नंबर 11। नई शिक्षा नीति पर 40 विभाग सौंपेंगे रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से प्रदेश के 135 डिग्री कॉलेज में इस साल राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया जाएगा या नहीं, यह मंगलवार को तय होगा। दरअसल HPU में मंगलवार को दोपहर बाद सभी विभागों के डीन की बैठक रखी गई है, जिसमें 14 से 15 कमेटी के डीन शामिल होंगे। इस बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा नई शिक्षा नीति को किस तरीके से लागू किया जाना है, उसके बारे में रिपोर्ट रखी जाएगी। विश्वविद्यालय की ओर से 40 विभागों को यह कार्य सौंपा गया था, जिसमें यह तय होना था कि फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए इस साल कौन कौन से नए विषय शामिल होंगे। खास बात यह है कि विभागों की ओर से जो खाका तैयार किया गया है, उसमें अब स्पोर्ट्स और NSS जैसे विषय भी डिग्री के दायरे में आएंगे और उनके नंबर भी डिग्री में जुड़ेंगे, जबकि इससे पहले व्यवस्था यह थी कि ये सब्जेक्ट एडिशनल विषय के तौर पर छात्रों को पढ़ाए जाते थे, जिन्हें चुनने का अधिकार भी बच्चों को ही होता था। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह अब ग्रेडिंग के तौर पर सब्जेक्ट लिए जाएंगे और डिग्री पर भी इसका असर होगा। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति के लिए विभिन्न कॉलेजों के प्राचार्य अपनी रिपोर्ट देंगे। इस बैठक में यह तय होगा कि फाइनल खाका तैयार कर लिया गया है या नहीं। उसके बाद कार्यकारी परिषद के अप्रूवल के लिए यह मसौदा जाएगा। HPU का कहना है कि उनकी पूरी कोशिश है कि UGC के नियमों के मुताबिक इसी साल से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कॉलेज में शुरू किया जाए, लेकिन यह प्रदेश सरकार तय करेगी कि इसे किस ढंग से लागू किया जाना है। गौर रहे कि हिमाचल एक ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाया था। उसके बाद अब इस सिस्टम पर काम शुरू कर दिया गया है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें।
आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।